गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद। स्टार्ट करें सर। हाँ सर, हाँ। नमस्कार फ्रेंड। सर सेक्शन नंबर 77 बात करता है कंट्रोलर के पास ऐसी कुछ पावर्स हैं जो सिविल कोड। 72 तक हुआ था सर कल। 72 तक हुआ था क्या आपका? ओके सर। हाँ। रजिस्टर्ड टू बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। 40 सा है, छोटा सा ही है वो तो, फिर 72 के बाद तो 73 सर। कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। कंट्रोलर और दूसरे ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कंट्रोलर के बारे में बात की गई है 73 में। अब ये हर एक डोमेन के हो सकते हैं, यानी सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के भी हो सकते हैं। ओके। कंट्रोलर में जॉइंट कंट्रोलर भी होते हैं, डेप्यूटी कंट्रोलर भी होते हैं, बहुत सारी कैडर्स होती है। एक ही कंट्रोलर सिर्फ सीजीपीडी टीएम नहीं होते हैं, और एग्जामिनर्स भी होते हैं, सबऑर्डिनेट्स जो पीयून और स्टाफिंग वगैरह होती है वो भी होते हैं। अब सर ये पावर है कंट्रोलर के पास कि कोई भी एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन को एक एग्जामिनर से दूसरे एग्जामिनर में वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इन द सिमिलर यस फैशन सर। उसे डिनोवो भी किया जा सकता है। डिनोवो पता है ना सर आपको? मतलब स्टार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच। यानी एक को बोले कि आप भाई पूरा नस्तो नाबूद करके फिर से इसको स्टार्ट करो। ये सारी बातें हैं यस। सर 73 में। अब आते हैं 74 में सर। पेटेंट ऑफिस 4 जगह पर है: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और यस सर। वो सारी ऑफिस के अंदर ये सभी लोग ऑफिसर्स एंड कंट्रोलर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं वो वर्क करते हैं। ये पेटेंट ऑफिस का एक सील होता है। और काफी सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो पेटेंट ऑफिस के द्वारा सील्ड होते हैं, जैसे कि जो ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है उसे हम कहते हैं कि पेटेंट सील्ड डॉक्यूमेंट। हाँ सर, उस पर रहता भी है। ठीक। फिर आता है 75 सर। 75 में ये कहा गया है कि पेटेंट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉई है वो पेटेंट में कोई राइट्स नहीं रख सकते हैं। इट मीन्स दे कांट फाइल पेटेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, या तो उनको अ, वारसे में मिले। जैसे कि मैं हूँ, मेरा बेटा पेटेंट ऑफिस में वर्क कर रहा है, तो यस सर। अगर मेरी डेथ हो जाती है तो फिर मेरे नाम की पेटेंट उसे मिल जाए। तो उस तरीके से अगर हक मिला है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट खुद फाइल नहीं कर सकते हैं आफ्टर वंस दे यस सर। बिकम ऑफिसर इन द पेटेंट ऑफिस। सेकेंडली, बीक्वेस्ट। बीक्वेस्ट का मीनिंग होता है कि बाय विल, मान लीजिए किसी ने बाय विल आपको कोई पेटेंट आपके नाम पे की हो, तो वो बाय विल भी आपको मिल सकता है। यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अगर आपको कुछ मिल रहा है उसे इनहेरिटेंस कहा गया है, या बाय विल कोई अगर और पर्सन आपको दे रहा है तो उसे बाय विल बीक्वेस्ट किया कहा गया है। कोई और पर्सन दे रहा है तब ले सकते हैं सर। नहीं, मिल सकता है ना, वो दे रहा है आपको, आप ले सकते हैं नहीं, आपको दे रहा है। अच्छा। समझ रहे हैं? तो तो उस केस में कंट्रोलर के तो पास हो वो तो सकता है सर राइट। कंट्रोलर के उसके बाहर है, परव्यू के बाहर है। यानी उस केस में पेटेंट ऑफिस के अंदर जो भी कोई पर्सन है उसके पास अधिकार है कोई पेटेंट का, तो इसी तरीके से हो सकता है, और कोई तरीके से नहीं हो सकता। नेक्स्ट, यस सर। 76 में ये बात की गई है कि ऑफिसर्स जो होते हैं पेटेंट ऑफिस के, वो कोई थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट अगर उनके पास कोई कंट्रोलर से ऑर्डर हो या फिर कोर्ट से कोई ऑर्डर हो। तो सिंपल सा मीनिंग यही निकल के आता है 76 में कि जो पेटेंट ऑफिस के ऑफिसर्स हैं वो तभी जाके इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जब उनके पास कोर्ट का या कंट्रोलर का कोई ऑर्डर हो। उसके अलावा को किसी थर्ड पर्सन की मदद नहीं कर नहीं सकते। ले सकते।
तो सर लिख लीजिए, बस यही है 73 से 76। एक सेकंड सर लिख लेता हूँ। जी आराम से सर। और एक बार आप भी बता दीजिएगा लिखने के बाद कि आप क्या समझ पाए यहाँ से। ओके सर। बे नंबर करा लो। हैं? 76 थोड़ा रह गया सर। Yes, एक सेकंड। विदाउट ऑर्डर। हेलो। दिख रहा है ना सर आपको मेरा स्क्रीन? हाँ हाँ सर। प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना सर? नहीं सर, वो नहीं दिख रहा प्रेजेंटेशन। हम्म, अब सर? नहीं सर। हाँ अब दिख रहा है। विदाउट ऑर्डर। सर हो गए। एक बार सर रिपीट कर दीजिए। हाँ सर। 73 में सर कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर है इसमें। कंट्रोलर के पास पावर है कि वो किसी भी एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन स्टार्टिंग से करा सकता है। पहले वाले को जीरो करके उसको ना कंसिडर करते हुए। और 74 में है सर पेटेंट ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेस। और टोटल पेटेंट ऑफिस चार है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। और हम्म
75 में सर रेस्ट्रिक्शन है कि पेटेंट ऑफिस के कोई भी एम्प्लॉय जो है पेटेंट पे अपने राइट नहीं ले सकते हैं, पेटेंट फाइल नहीं कर सकते हैं। हम्म। और 76 में है बिना परमिशन के, कंट्रोलर ऑफ कोर्ट के अगर ऑर्डर के बिना पेटेंट ऑफिस के कोई भी एम्प्लॉय किसी को हेल्प नहीं कर सकता, एनी थर्ड पर्सन। हम्म। यस सर। अब सर आते हैं 77 में। 77 में सर लिखिए, कोर्ट की तरह, सिविल कोर्ट की तरह पावर है कंट्रोलर के पास। पावर ऑफ कंट्रोलर एज क्या सिविल क्या, कोर्ट। हाँ, क्या क्या चीजें करने के लिए? तो किसी को समन्स देने के लिए सबसे पहला पावर ये है किसी को। प्रेजेंटेशन नहीं चल रहा है सर आपका? ओके सर, एक ही मिनट होगा। 77 में कंट्रोलर के पास पावर है कोर्ट की तरह क्या क्या चीजें करने के लिए। नंबर 1, यस सर। कंट्रोलर कैन ऑर्डर समवन टू बी प्रेजेंट। समन्स भेज सकते हो किसी को कि भाई आपको हाजिर होना पड़ेगा इस हियरिंग के सम्मान। दरमियान। जी। प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ हिम, कह सकते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट लेके आओ, असाइनमेंट वाला एग्रीमेंट लेके आओ। रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, अगर कुछ एविडेंसेस चाहिए, कोई एग्रीमेंट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो एफिडेविट से वो मंगवा सकते हैं। कैन कंडक्ट एनी एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। कैन अवॉर्ड कोस्ट, हमने एक चीज में देखा कि वो कोस्ट अवॉर्ड करते हैं, किस में देखा हमने? हमने देखा ओ सर, कि जब सेक्शन ये 40। 60, सर 61 में उसमें 61। रिस्टोरेशन में देखा ना हमने कि वो पेनल्टी दे रहे हैं हाँ सर। रिस्टोर करने के साथ 4800 रुपीज की। तो वैसी ही कोस्ट भी अवॉइड कर सकते हैं, मगर ये सारी कोस्ट लिटिगेशन की प्रोसेस की है। जैसे कि डिजायर टू बी हर्ड, अगर कोई अपने आप को सुनाना चाहता है, कुछ एविडेंसेस रखना चाहता है हियरिंग के दरमियान, तो उसके लिए 1500 रुपये दे के कोई अपनी बात कह सकता है। तो ये सारी कॉस्ट जो होती है वो अवॉइड कर सकते हैं। और ये दो चीज 77 में यूनिक है। पहली, रिव्यू हिज ओन डिसीजन, वो खुद के डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। अगर हम 61 का ही एग्जाम्पल वापस ले तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब कंट्रोलर ने ये मना कर दिया, आपने पहले तो 61 में क्या दो ग्राउंड से फॉर्म नंबर 15 फाइल किया था कि आप जो फाइल कर रहे हो ये, अनइंटेंशनल अनड्यू डिले। हाँ सर। हाँ, और उससे कंट्रोलर ने मना कर दिया कि नहीं राजीव जी, आप जो कह रहे हो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। यानी कंट्रोलर ने एक अपना डिसीजन यस दिया। यस सर। अब वहां पर लिखा था कि कंट्रोलर के इस डिसीजन से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो हियरिंग के लिए? हियरिंग के लिए सर कर सकते हैं विद इन टू विद मंथ्स इन 1 मंथ, विद इन वन सॉरी मंथ विद इन 1 मंथ, हाँ विद इन 1 मंथ। तो वो 2 मंथ्स। यही है, रिव्यू हिज ओन डिसीजन। हम रिक्वेस्ट करते हैं कंट्रोलर को कि आप अपने डिसीजन को रिव्यू करें एज पर रूल नंबर 130, फॉर्म नंबर 24 फाइल करके 1 महीने के अंदर अंदर आप ऐसा कह सकते हैं। तो अब आप कनेक्ट हुए वहां पर कि कंट्रोलर का एक डिसीजन आया 77 और 1 F और 77 1 G, यही है ना? हाँ जी, 77 1 F, जी, रिवीविंग जी, हिज ओन डिसीजन। हाँ। तो वही चीज वहां पर कनेक्ट करते हैं हम कि कंट्रोलर ने ये एक डिसीजन दे दिया, तो अब आपको कंट्रोलर के डिसीजन से हियरिंग की तरफ जाना है तो कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? हियरिंग के फॉर्म लिए सर नंबर रिक्वेस्ट फॉर्म 24। 24। एक्चुअली वो सर
किस हाँ पर्पस के सर। लिए है? हियरिंग के लिए नहीं है, वो ये है हेयरिंग के कि लिए सर जब आपने आप जो कंट्रोलर के डिसीजन दिया डिसीजन, है, हाँ डिसीजन को रिव्यू करिए आप। हाँ उस डिसीजन को आप रिव्यू कीजिए उसके लिए। तो सर और उसमें अगर आप जो रिव्यूअर जो रिक्वेस्ट करता है, जो हम्म, वो उसको बुलाता है हियरिंग में? हियरिंग उसकी तो होती सर नहीं होगी। हाँ जी, सर देखिए उसके अंदर भी एक वापस है कि शेड्यूल 1 के अंदर ऐसा लिखा है कि अगर आपको, देखिए हियरिंग के लिए ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने डिसीजन को एक बार देखिए, पहली बात तो वही ये। सर, वही सर। अब उसमें अगर आपको हियरिंग चाहिए, मीन्स आप कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं, आप अपने आप को कंट्रोलर को कुछ कहना चाहते हैं, तो एज पर रूल नंबर 62 सब क्लोज टू 1500 रुपये दे के फॉर्म नंबर 30 फाइल करके आप ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर इसके लिए हियरिंग एक फॉर्मुलेट कीजिए और उसमें मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। वो सेक्शन 62। 1500 रुपये अलग से है, एज पर रूल नंबर 62 सब क्लोज टू। ओके। रूल 62। ठीक है सर, समझ ये पा रहे मैंने हैं ना सर लिखा। मैं क्या? हाँ सर मैं समझ गया सर। 24 इसलिए करते हैं कि अगर कोई डिसीजन आया और सपोज फेवर में नहीं है या कुछ ऐसा आया, और वो चाह रहा है हम्म कि उसको रिव्यू कराना, तो हम्म कंट्रोलर से वो फॉर्म 24 फाइल करके जिस डेट में वो आया ऑर्डर, उस डेट से विद इन 1 मंथ वो कंट्रोलर से रिक्वेस्ट कर सकता है बाई फाइलिंग हम्म फॉर्म 24 रिव्यू के लिए। हम्म हम्म। यस, यस यस। एंड अगर उसमें आप अपनी बात रखना चाहते हैं हियरिंग में, हियरिंग यस करवाना सर। चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, तो और 1500 रुपये देने पड़ेंगे आपको। वो है डिजायर टू बी हर्ड की फीस। डिजायर टू बी, ये सर रूल 62 62 ना? सब क्लोज टू, और हम्म। स्केड्यूल 1 का 10th नंबर की रो है, ये 10th नंबर और की रो सर में तो लिखा उस है स्केड्यूल समय 1 की। डिजायर टू बी हर्ट के लिए तो सर फिर हमें रिक्वेस्ट डालना होगा अंडर रूल 62 सब क्लोज 2 में। तो 1500 रुपये हम्म फी पे कर रहे हैं तो फॉर्म 30 फॉर्म जाता नंबर होगा। 30, हाँ फॉर्म नंबर 30 स्केड्यूल 1 के 10th नंबर की रो में ये लिखा है। शेड्यूल। और फॉर्म नंबर 24 के 1600 रुपये है। 105। और अगर आपने कंट्रोलर के डिसीजन के 1 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 24 नहीं फाइल किया, तो और 1 महीना एक्सटेंशन मिल सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म 4। और फॉर्म 4 बाई की फाइल। फीस है उस 1 महीने के एक्सटेंशन की 480 रुपीज। ठीक है सर। एक सर, एक सेकंड, इसको लिखवा दीजिए सर। कंट्रोल पे किसको सर? इसी वाला। अच्छा। मैं लिखवाऊं, मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर देखिए कंट्रोलर ने डिसीजन लिया, वहां से 1 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 24, और उस फॉर्म नंबर 24 को फाइल करने के लिए और 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। ये हो गया सर इतना। एक्सटेंशन। हाँ सर। अब फॉर्म नंबर 24 की फीस है 1600, और एक्सटेंशन जो फॉर्म नंबर 4 की 1 महीने का मिलता है वो है 480 रुपये, 420। एज पर रूल नंबर 130। 480 एज पर रूल नंबर। 130 दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन सर आपको? हाँ अभी दिख रहा है। ठीक है सर, इसको लिख लिया मैंने। अब सर एक्स पार्टी डिसीजन क्या होता है, क्या आपको पता ही होगा सर? एक्स पार्टी एक्स पार्टी में सर किसी एक ही पार्टी के प्रेजेंस में दे सुन देना, के, दूसरा पार्टी आपसे, हाँ हम्म सर, दूसरा पार्टी आप प्रेजेंट ना हो और एक ही पार्टी को सुन के आप ऑर्डर पास कर रहे हो। जी, तो तो एक्स उसे पार्टी एक्स ऑर्डर। पार्टी डिसीजन कहा जाता है। और एक्स पार्टी डिसीजन के अंदर भी, अगर मान लीजिए एक्स पार्टी डिसीजन लिया गया है कंट्रोलर के द्वारा, तो दूसरी पार्टी या फिर वो खुद पार्टी जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आया है,
वो आपको ये कह सकती है कि सर आप अपने डिसीजन को रिव्यू कर लीजिए। यस सर। उसे कहा जाता है सेटिंग असाइड एन ऑर्डर पास एक्स पार्ट। सेटिंग असाइड यानी अपने आप को उस डिसीजन से अलग बैठ के देखिए। ओके। उसमें भी सेम प्रोसीजर सर, फॉर्म नंबर 24, 1+1 यानी 1 month फ्रॉम द डिसीजन एंड 1 month कैन बी एक्सटेंडेड बाय फॉर्म 4। यस सर। सर तो ये इसके लिए अगर हमें रिव्यू कराना है एक्सपर्ट ऑर्डर को, तो इसके लिए तो हमें पिटीशन फाइल करना होगा। सर नहीं सर, ये हाई कोर्ट में नहीं है, कंट्रोलर के सामने है, फॉर्म अच्छा। नंबर तब 24। और सर ये जो सारे फॉर्म्स है ना, एक्चुअली हम्म। ये अब मेरी थॉट प्रोसेस है या क्या कहूं, मुझे ये सारी पिटीशन ही लगती है। क्योंकि जब आप कोई पेटेंट ऑफिस के सामने कोई भी फॉर्म फाइल कर रहे हो, एनी फॉर्म यू आर फाइलिंग, एनी रिक्वेस्ट यू आर फाइलिंग, इट इज इन टर्म्स ऑफ पिटीशंस ओनली। यस सर। क्योंकि कंट्रोलर एक तरीके से कोर्ट का जज ही है। ये देखिए 77 खुद ये कह रहा है। और जज के सामने आप क्या फाइल करते हो? हाँ सर। हालांकि कहीं लिखा नहीं है, बट समझने वाली बात है, फॉर्म नंबर 24 ये सारी प्रोसीजरल पार्ट उसी में ही है। सर 77 का सर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट एविडेंस, एविडेंस ऑन एफिडेविट। Big down. Without hearing of the, हो गया सर विदाउट हियरिंग। हो गया सर। हाँ सर। 78 पे आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ 78 कहता है पावर ऑफ कंट्रोलर टू करेक्ट क्लरिकल क्लियर। एरर। 3 सेक्शंस में ये एरर करेक्ट नहीं होती है या एप्लीकेबल नहीं होती है।
वो है सेक्शन नंबर 57, जहां पर कंट्रोलर के सामने अमेंडमेंट हुआ हो। सेक्शन नंबर 59, अमेंडमेंट किस तरीके से? अमेंडमेंट बाय करेक्शन, क्लैरि डिस्क्लेमर, एक्सप्लेनेशन, हाँ, करेक्शन, एक्चुअल फैक्ट। डिस्क्लेमर, यस। एक्सप्लेनेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स। एक्चुअल फैक्ट। हाँ, उसमें नहीं माना जाएगा, उसमें कोई क्लैरिकल एरर को नहीं एंटरटेन किया जाएगा। एंड 44, कोई डिजीज पर्सन की जगह पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम आफ्टर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट ऐड किया गया है, तब भी वो नहीं माना जाएगा। इसके अलावा की कोई भी क्लरिकल एरर है तो कंट्रोलर खुद भी, कंट्रोलर चाहे तो खुद भी, उसे कहते हैं सुओ मोटो। सुओ मोटो यानी अगर कंट्रोलर को कोई एरर दिख रही है तो वो फिर वेट नहीं करेगा उसको ठीक नहीं करने के लिए, उसको दिख रही है तो वो करेगा, यानी खुद से भी कर सकता है। एंड तो दूसरा, सेक्शन 59 में ये जो एक्सेप्शन है, अमेंडमेंट हम कर सकते हैं बाय वे ऑफ करेक्शन, हम्म, डिस्क्लेमर, एक्सप्लेन भी कर हम्म, सकते हैं इन्वेंशन को। हम्म, वो और सर हम एक्सप बियॉन्ड द वो सर हम बियॉन्ड ये कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन इन द स्पेसिफिकेशन। हाँ सर, हाँ। हाँ सर, बट यहाँ पर बात होती है, जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो यहाँ पर बात होती है स्पेलिंग मिस्टेक की। यहाँ पर बात होती है कोई ऐसी रॉन्ग नेम या इनकरेक्ट नंबरिंग की। मान लीजिए कि पेटेंट का जो नंबर है वो यस सर। गलत आ गया, या फिर मान लीजिए कि पेटेंट का जो सीपीसी आईपीसी क्लासिफिकेशन देते हैं बाय द एग्जामिनर दिया जाता है, वो यस गलत सर। मेंशन हो गया। पेटेंट थी मैकेनिकल से रिलेटेड, उन्होंने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, अब क्या करेंगे? हाँ सर, ये सब तो करा। तो वो एरर दिख रही है कंट्रोलर को तो सुओ मोटो खुद ठीक कर लेगा उसे। या सर फिर कोई, सेक्शन 59 पे जो ये है, हम जो शॉर्ट की पढ़े हैं, अमेंडमेंट बाय द वे ऑफ करेक्शन, तो ये कर सकते हैं ना कि इसको, ये एक्सेप्शन है सर? सर वहां पर पेटेंट ही कर सकता है खुद, मगर अमेंड। वो थोड़ी सी हाँ। अमेंडमेंट बड़ी है ऐसा माना जाएगा, उसका स्कोप बहुत बड़ा है, ये इतना बड़ा नहीं है। हम्म। ये है क्लरिकल एरर का बात। क्लरिकल एरर में इतनी बड़ी बात नहीं होती, क्लरिकल एरर यानी छोटी सी बात है। छोटी सी बात इन द सेंस कहीं पर छोटा मोटा ये नंबर वंबर ठीक करना, लाइक वाइज बातें हैं। कोई बड़ा हाँ। स्पेसिफिकेशन या उसके अंदर चेंजेस करने वो वाली बात नहीं है। क्लरिकल एरर समझ रहे ना सर आप, कि हमने कुछ चीज दी थी मगर ड्यू टू टेक्निकल एरर वो चीज कुछ और दिखाई दे रही है। अब कैसे यस सर। समझाऊं आपको? यही हो सकता है जो मैंने आपको कहा कि हमने मैकेनिकल का इन्वेंशन दिया था बट एग्जामिनर ने चेक करते करते उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर, वो जी। नॉर्मल अब वही, क्लरिकल एरर हो, लाइक हम्म, कुछ पेटेंट एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, या सर पेटेंटी के हम्म, नाम में भी हो सकता है। हाँ सर, वो पेटेंटी भी 59 के अंदर भी करवा सकता है, और अगर कंट्रोलर को दिखे तो वो खुद भी कर सकता है। तो सर फिर अगर मान लो सर, अगर नेम में करेक्शन है तो हम्म, किसमें होगा? वो 59 के तहत हो सकता है? सर 59 से पेटेंटी करवा सकता है फॉर्म नंबर 13 फाइल करके, और नेम के करेक्शन को क्लरिकल एरर में भी गिना गया है। तो नेम का करेक्शन अगर कंट्रोलर खुद देखता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स में नेम पर्सन का यही है, आपने जो कहा था वही है, जैसे कि आपका राजीव सर नाम है तो RAJIV लिखते हैं ना आप, यस तो सर। सारे डॉक्यूमेंट्स में RAJIV है, मगर ड्यू टू यस। सम एरर आपका जो पेटेंट ई रजिस्टर है उसमें RAJEEV लिखा आ रहा है, तो वो क्लेरिकल एरर के तौर पे वो करेक्ट भी कर सकते हैं। गॉट इट सर? सर मेरा मेरा क्वेश्चन ये था ना, मैं सेक्शन 59 को ही कह रहा था
ये चार हम्म पांच कंडीशन है, उसमें हम कर सकते हैं अमेंडमेंट, उसके अलावा नहीं कर सकते। बाय वे ऑफ डिस्क्लेमर जी। एक्सप्लेनेशन, यही है हम्म ना? जी। एक्चुअल फैक्ट, हम्म ये सर। ये बस आपकी बात सही है। हाँ। इसी अब कंडीशन में उसको कर आप सकते हैं। 78 के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं 78 पढ़ा रहा हूँ आपको। नहीं, 78 से मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके हम्म फैक्ट्स को बता रहा था। जी। वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, नहीं उसमें कनेक्शन है। 78 में इस तरीके से कनेक्शन है कि अगर वहां पर कोई अमेंडमेंट हुआ है 59 में, तो उस अमेंडमेंट को क्लेरिकल एरर नहीं मानी जाएगी। उस अमेंडमेंट को, यानी कि अगर आपने एक बार अपना नाम अमेंड करके RAJIV करवा दिया, तो फिर कंट्रोलर उसे ऐसा नहीं मानेंगे कि वो क्लेरिकल एरर है या हो सकती है, वो पर्सन ने खुद करवाया है। समझ पाए सर? और यस सर। तो इसीलिए 3 सेक्शन में जो चीजें अमेंड हो रही है, 44, 57 एंड 59 में, उसे कंट्रोलर क्लेरिकल एरर नहीं मान रहे हैं, उसे छोड़ के सारी बातें देख रहे हैं। जैसे कि क्या क्या चीजें देख सकते हैं कि कंप्लीट या प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में कोई क्लेरिकल एरर हो, कोई डॉक्यूमेंट है जो एप्लीकेशन के साथ फाइल किया गया है उसमें कोई क्लेरिकल एरर हो, या फिर यस सर। कोई एंट्री जो रजिस्टर में है उसमें कोई क्लेरिकल एरर हो, वो तीनों बात को कंसिडर किया जाता है। तो सर क्लैरिकल एरर के लिए हम फॉर्म 30 फाइल करेंगे? सर, कंट्रोलर अगर खुद से करता है, सुओ मोटो करता है, तो कोई वो फॉर्म फाइल मोटो। नहीं करना है। बट अगर कंट्रोलर नहीं कर रहा है, कोई पर्सन इंटरेस्टेड फाइल कर रहा है। पर्सन इंटरेस्टेड कौन कौन हो सकते हैं? जिस पर्सन को इंटरेस्ट है उस पेटेंट में, वो रिसर्च या डेवलपमेंट में है। मगर यहाँ पर यस। वही लिमिटेड नहीं होंगे, यहाँ पर पेटेंटी भी फाइल कर सकता है, यहाँ पर लाइसेंसी भी पर्सन इंटरेस्टेड में आएगा। वो जिनको पेटेंट भी कर क्लरिकल सकते एरर ठीक करवानी है, वो लोग फॉर्म नंबर 30 फाइल कर सकते हैं। हैं। ठीक है। और इसके क्लरिकल लिए एरर के लिए फी फॉर्म कितना है नंबर सर? 30 की फीस है, वही देख रहा हूँ सर, शेड्यूल 1 में 2400 ही होनी चाहिए, फिर भी एक बार कंफर्म करता हूँ। क्लरिकल एरर की करेक्शन के लिए है सर 800 रुपये, 800 रुपीज। कहाँ पे है सर? ये है 39 39। नंबर की रो में, शेड्यूल 1 में 39 नंबर की रो में, अंडर 39। ऑन अ रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन of clerical error under section 78 sub clause 2। 800 रुपये में वो रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं। एंड जब ये रिक्वेस्ट फाइल होगी और कंट्रोलर को लगेगा कि यहां से स्कोप अल्टर हो रहा है, स्पेसिफिकेशन का क्या हो रहा है अल्टर, स्कोप अल्टर हो रहा है ये करेक्शन से, तो वो उस एप्लीकेशन को पब्लिश करेगा, नोटिस को, कि यहाँ पर क्लरिकल एरर पब्लिश होगी। मीन्स ये पेटेंट में क्लरिकल एरर को अमेंड किया गया है या क्लरिकल एरर को करेक्ट किया गया है, अमेंड नहीं बोलेंगे, करेक्ट किया गया है। और जैसे ही वो नोटिस पब्लिश हुई, वहां से कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड 3 महीने में फॉर्म नंबर 14 फाइल करके 2400 रुपये देके उसे ओपोज कर सकता है, एज पर रूल नंबर 124। चेंजेस विदाउट रिक्वेस्ट देन हियरिंग, हम्म ये क्या है सर? चेंजेस विदाउट हियरिंग। सर, चेंजेस विदाउट रिक्वेस्ट का मतलब सिंपल सा है कि कंट्रोलर खुद भी, रिक्वेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। समझ पा रहे? सुओ मोटो सर, कि पर्सन इंटरेस्टेड रिक्वेस्ट करेगा तभी ही होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। सुओ मोटो लेकिन कंट्रोलर सर खुद कर सकते मान लो हैं।
क्लरिकल एरर है, बट कंट्रोलर उस चीज से अवेयर नहीं है, उसको नहीं पता है कि इसमें क्लरिकल हाँ, एरर तो है। फिर पर्सन इंटरेस्टेड को ही फॉर्म नंबर 30 फाइल करके उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। इस केस में तो सब करना ही पड़ेगा। हाँ जी। और फिर वो चेंजेस होंगे तो बाद में पब्लिकेशन होगी, और पब्लिकेशन से क्या होगी, हियरिंग होगी। करेक्ट। पब्लिकेशन के बाद अगर ओपोजिशन आया तो, ओपोजिशन आया तो सच वे। एक सेकंड। सर स्कोप ऑफ इन्वेंशन होगा ना यहाँ पे, अगर कुछ हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है। अगर कोई भी क्लरिकल एरर को करेक्ट करने से स्कोप ऑफ इन्वेंशन अल्टर हो रहा है ऑल्टर हो रहा है, then तो उसका पब्लिकेशन होगा। controller will publish. Within 3 minutes, ठीक है सर। डन सर। फॉर्म नंबर 14 की फीस है 2400 रुपये। एज पर रूल नंबर 124 ये ओपोजिशन होता है। फॉर्म पर 14 को फिर से 24। अब आते हैं सर सेक्शन नंबर 79 में। यहां पर कहा गया है एविडेंसेस कैसे दिए जाएंगे। एविडेंस हाउ टू बी गिवन एंड पावर ऑफ कंट्रोलर इन रिस्पेक्ट देयरऑफ। जब भी कोई हियरिंग 2400 होगी, बताया सर इसका फी। 2400 सर, फॉर्म नंबर 14 का कहीं पर भी यूज हो 2400 रुपये, पूरे पेटेंट एक्ट ठीक, में कहीं पर भी यूज 2400। हो 2400 रुपये। और फॉर्म नंबर 14 पर्सन इंटरेस्टेड ही फाइल कर सकता है। और ये जनरल ओपोजिशन, जनरली ऐसा देखा गया है कि ये ओपोजिशन आफ्टर ग्रांट ठीक ऑफ अ है सर। पेटेंट होता है। सर सेशन के एंड में ना एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मेरे को एक डाउट है सर, हम्म। वो मैं पूछ लूंगा हम्म। बाद में। ठीक है, अभी ओके सर। कंटिन्यू कीजिए। बस सर एंड ही होने वाला है। 79 है एविडेंस हाउ टू बी गिवन एंड पावर ऑफ कंट्रोलर इन रिस्पेक्ट देयरऑफ। एविडेंसेस कैसे दिए जाते हैं, कभी भी कोई हियरिंग की प्रोसेस है उसमें, और कंट्रोलर के पास क्या पावर है उसके लिए। एक तो है एफिडेविट से सारे एविडेंसेस दिए जाते हैं, दूसरा है ओरल, तीसरा है क्रॉस एग्जामिनेशंस करवा सकते हैं कंट्रोलर। तो ये तीन ही तरीके हैं जिससे कोई भी एविडेंसेस को वहां पर नोट किया जाता है हियरिंग में, या जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। एनी डाउट इन इट सर? और ऑफ कंट्रोलर एक सेकंड। सर हम्म। एविडेंसेस एफिडेविट तो समझ में आता है, ओरल भी वो पूछ सकता है। हाँ सर। ओरल सर यहाँ पर हियरिंग में पूछ सकता है ना, ओरल कैसे पूछेगा? जी सर, हियरिंग के अंदर मान लीजिए ये किसी ने एक एविडेंस रखा, उसके सामने अगर कोई जस्टिफिकेशन कोई दे रहा है तो उस ओरल चीज को भी वो डॉक्यूमेंटेड करके हियरिंग के तौर पे चला लेगा। ठीक है। इट इज रिटन इन 79 कि हियरिंग के टाइम पे ओरल में भी वो एविडेंसेस ले सकता है। अच्छा, और तीसरा है सर क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन, मान लीजिए एक पर्सन ने अपनी एफिडेविट रखी और वो एफिडेविट को चेक करना चाहता है कि वो जो बातें कह रहा है वो सही है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपना पेटेंट का नंबर रखा, या आपने अपना पेटेंट का सर्टिफिकेट दिया जो प्राइमा फेसी एविडेंस पे चलता है।
बट फिर भी कंट्रोलर वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये सही में पेटेंट है या नहीं है, तो वो पेटेंट ऑफिस को भेज के उसको क्रॉस वेरीफाई वेरीफाई कर करवा सकते हैं। उसे क्रॉस वेरीफाई बोले जाएगा। आपने भी दिया है, वो प्रूफ वैलिड ही है, वहां पर पेटेंट ऑफिस का सील है ही, मगर उसको क्रॉस वेरीफाई करवाते हैं, दूसरी बार वेरीफाई करवाते हैं। 79 बस इतना ही है सर। एविडेंस बस कैसे दिए जाते हैं, एफिडेविट, ओरल और हम्म क्रॉस और एग्जामिनेशन। एफिडेविट के एब्सेंस में भी ओरल और क्रॉस एग्जामिनेशन के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। वैसे जनरली सारे एविडेंसेस, मेजोरिटी ऑफ द एविडेंसेस एफिडेविट में ही दिए जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, इन एब्सेंस ऑफ एफिडेविट आप क्रॉस एग्जामिनेशन या ओरल से भी अगर कंट्रोलर चाहे तो वो एविडेंसेस ले सकते हैं। ओरल सर्विस, हम्म he may take oral evidence in lieu of the audition when हम्म क्रॉस एग्जामिनेशन। सर क्रॉस एग्जामिनेशन को भी वो एफिडेविट पे ले सकता है ना? ले सकते हैं सर, एफिडेविट पे तो सब कुछ ले सकते हैं सर, बट इन और फिर इन बेसिक। एब्सेंस ऑफ एफिडेविट भी ये कर सकते हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा, क्रॉस एग्जामिनेशन वो अपने पेटेंट हम्म। ऑफिस के थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन करा सकते हैं, कुछ ऐसा हाँ सर, मैटर मिल हाँ रहा है, सर, कुछ जी ऐसा सर, एविडेंस दे रहा है जो उस पर जी उसको सर, बिलीव नहीं हो रहा है, तो वो करा सकते हाँ तो वो वापस इसको एक बार चेक करवा सकते हैं। हैं। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। सर एक दो सेक्शन ले लें, एक 80 और 81, ताकि हमारा पेटेंट एक्ट का ये जो है एग्जामिनेशन तक का खत्म हो जाए, फिर आपका क्वेश्चन ले ठीक लेते हैं सर अभी। ठीक, ओके ओके। ओके सर, एक है सेक्शन नंबर 80, एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर बाय द कंट्रोलर। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक इसमें एक छोटा सा रूल है, 10 days का रूल। वो क्या कहता है कि या तो कोई पर्सन हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट करता है, या फिर जब भी कंट्रोलर चाहता है हियरिंग सेटअप करना, तो वो हियरिंग से 10 दिन पहले इन्फॉर्म करेगा। या फिर यस कोई सर। पर्सन चाहता है हियरिंग करवाना, तो उसे हियरिंग से 10 दिन पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, एटलीस्ट दोनों 10 का डेज। 10 डेज है सर। जी, तो कंट्रोलर ये भी छोट अगर चाहता है कोई हियरिंग शेड्यूल करने का, तो भी 10 दिन पहले करेगा, इंटीमेट करेगा ना सर। जी सर, और कोई पर्सन भी चाहता है, मतलब एप्लीकेंट या जो भी है तो उसे भी पेटेंट। 10 दिन पहले, अगर कोई टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है तो उसके 10 दिन पहले एटलीस्ट रिक्वेस्ट करनी है। ओके। और एक रूल है सर सेक्शन नंबर 81 में, रूल क्या बात है, सेक्शन नंबर 81 ये कहता है कि अगर कंट्रोलर चाहे तो किसी भी टाइमलाइन को जो मेंशन नहीं की गई है पेटेंट एक्ट में या रूल में, उसे कितना भी लंबा खींच सकता है। डिस्पोजल बाय द कंट्रोलर और ऑफ एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, एप्लीकेशन फाइल हुई, एप्लीकेशन का पब्लिकेशन हुआ, अब उसको एग्जामिनर के पास भेजने के लिए, यानी एप्लीकेशन के पब्लिकेशन से वो एप्लीकेशन एग्जामिनर के पास कब तक जाएगी, इसके लिए कहीं पर भी पूरे एक्ट में, पूरे रूल्स में टाइमलाइन डिफाइन है या नहीं है सर? क्या है सर? डिस्पोजल बाय कंट्रोलर। एप्लीकेशन की नहीं, नहीं सर, उसको छोड़ दीजिए, समझने के लिए एप्लीकेशन की पब्लिकेशन हुई, हाँ वहां सर। से लेके वो एग्जामिनर के पास जब जाएगा, उसके लिए कोई टाइमलाइन है कि 2 महीने में, 1 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में जाना चाहिए? पब्लिकेशन के बाद का तो सर ऐसा कुछ नहीं है। बस एक तो कंडीशन है सर कि पब्लिकेशन के बाद वो विद इन 6 मंथ पेटेंट ग्रांट नहीं कर सकता है। ग्रांट नहीं कर सकता है, मगर एग्जामिनर के पास कब भेजेगा, इसका कोई, अगर कोई भी कुछ कह सकता है कंट्रोलर को क्या आपने ये नहीं सर, एग्जाम, पब्लिकेशन से तो कुछ नहीं है सर। नहीं कह सकता है, तो कितना भी टाइम वो एक्सटेंड कर सकता है, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, करेक्ट सर? अच्छा अच्छा। Controller can extend the time for doing any act without any notice or hearing the parties interested and no appeal are liable.
उसमें आप अपील भी नहीं कर सकते हो कहीं पर भी ओके। कि आप कंट्रोलर जी 2 बरस क्यों लगा रहे हो मेरी एग्जामिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ नहीं हो सकता है उसमें। सर होता ही है। अब जैसे फॉर्म 18 के केस में जब हम नॉर्मल मोड में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हम्म। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, और किसी किसी एप्लीकेशन में सर 2 साल 3 साल भी हो चुका है, अभी तक नहीं हम्म। आया। जबकि हम्म। कंडीशन जो हम अगर पढ़ते हैं रूल 24B, तो 311 का कॉन्सेप्ट है कि आई थिंक हम्म। फाइल किया, फाइल करने के बाद रेफर एग्जामिनेशन के लिए रेफर किया, तो मैक्सिमम 2 मंथ्स एग्जामिनर्स रखेगा, फिर 1 मंथ के बाद वो रिवर्ट करेगा वो कंट्रोलर एक को। बार एग्जामिनर के पास पहुंच गया, उसके बाद में चलो ठीक है कोई टाइमलाइन है, मगर वहां तो तक सर इसका पहुंचने के मतलब लिए ये कोई भी है कि टाइमलाइन नहीं। अगर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब कि एग्जामिनर तक अभी पहुंचा ही नहीं, लेकिन सर रेफर्ड रेफर्ड अंडर एग्जामिनेशन दिखाता है। सर वो दिखा दिया फिर भी आप उसको कंट्रोलर को कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि कंट्रोलर के नहीं तो पास एक पावर है। मतलब मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ सर, उस क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि सर 2 2 2.5 साल 3 साल हो गए, अभी तक सर एग्जामिनेशन नहीं वही हुआ। बोल रहा हूँ ना कि कंट्रोलर ने एक एप्लीकेशन को एक एग्जामिनर को दे दिया, फिर वो दूसरे एग्जामिनर को रिफर कर रहा है, फिर वो तीसरे एग्जामिनर को रिफर कर रहा है, वो डिनोवो करने के लिए कह रहा है। वो तो डिनोवो का एग्जामिनर टाइम वो कैन कुछ भी ऑल्सो लगा सकता रेफर, है। सर एग्जामिनर भी दूसरे एग्जामिनर को रेफर कर सकता है, वो तो कंट्रोलर कर सकता है ना। एग्जामिनर नहीं सर, कंट्रोलर करेंगे। अच्छा मगर हाँ, आपकी कंट्रोलर। एग्जामिनेशन एक पर्सन के पास थी, एक एग्जामिनर के पास थी, उसने दूसरे एग्जामिनर को दे दी, क्या आप मना कर सकते हो उसे, कंट्रोलर को? नहीं नहीं, और लेकिन सर वैसे ही आपकी मेन जो एप्लीकेशन। मेन जो प्रॉब्लम है लेट होने का, वो क्या हो सकता है सर आपके नजर से? सर मेरे पास अभी 3 एप्लीकेशन ऐसी है जो मुझे कांटेक्ट करने के लिए आई है। अब मैं भी उसके लिए ढूंढ रहा हूँ कि आंसर क्या हो सकते हैं। सर एक तो आप मानेंगे नहीं, कभी होगा डिस्कशन तो बताऊंगा ये पेपर होने के बाद आपको। क्योंकि सर मैं हेल्प छह डेस्क पे भी छह मैंने भी बरस सर, कितने सारे। 6 बरस, हाँ। 6 बरस कितना, 6 बरस मेरी छः खुद की ये एक्सरसाइज में मैंने पहली बार देखा है कि 6 बरस से कोई एप्लीकेशन पेंडिंग। एग्जामिनेशन नहीं हुआ अभी तक। एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, एक का एग्जामिनेशन हो गया, रिप्लाई फाइल कर दिया है, अभी तक ग्रांट के लिए प्रोसीड नहीं हुआ है, वो 3 साढ़े 3 बरस। तो यही सब होता है। अब सर कंट्रोलर को भी ओपन हाउस सेशन में जाके पूछते हैं, तो बोलते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट आपका देना बाकी होगा। मैंने बोला सर क्या डॉक्यूमेंट है आप बता दीजिए, तो वो बोले कि क्लाइंट से पूछिए। मैंने बोला सर क्लाइंट को पता नहीं है इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। तो अब क्लाइंट ना, सर क्लाइंट को क्या क्या पता होगा बोलिए, अब पूरा पेटेंट एक्ट तो उसने पढ़ा नहीं है। तो बोले कि ये फला फला कंट्रोलर को बात कीजिए। तो मैं उस कंट्रोलर का कांटेक्ट डिटेल्स, एक तो ईमेल आईडी देते हैं, वो नंबर भी नहीं देते। मैंने उनको कांटेक्ट किया, अब वो रिप्लाई करे तब ना चीजें तो होती है सर। अब ये चीजें क्या क्या होती है तो मुझे नहीं पता है, वो केस टू केस डिफर होगा। बट कुछ ना कुछ हाँ तो सर वो ऐसी तो। चीज होगी जो सबमिट नहीं की गई है और उसकी की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। नहीं मगर सर, होगी अभी मैं छोटी सी एन बात सर, होगी छोटी एनआईटी सी बात। उत्तराखंड का केस कर किया, मतलब 8 10 ड्राफ्टिंग किया हूँ मैं। तो हम्म। उसमें जिसकी ड्राफ्टिंग पहले हुई और फाइल हो गई, हम्म। स्टार्टिंग में जो 2 एप्लीकेशन हमने ड्राफ्ट किया और फाइल करा, सब सारे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है हर चीज, और उनकी अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुई, और उनके 2 महीने बाद दूसरे पर्सन का हुआ, सेम प्लेस से, उनका आ भी गया सर। 2 केस हुआ उनका, दोनों में एफआईआर आ गया। अरे सर ये सर लास्ट वाला मुझे, मैं लिख रहा था, 81 ओ वाला। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। कंट्रोलर कैन लिख लीजिए एक्सटेंड द sir। टाइम फॉर डूइंग एनी एक्ट विदाउट दिस। हो गया सर, हो गया। अब सर आपका क्वेश्चन सर। सर मेरा सर एग्जामिनेशन से रिलेटेड था ये क्वेश्चन, हम्म। मतलब एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन के लिए। हम्म। सर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, हम्म। तो है तो सर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्योंकि एक केस अभी हम्म। आया है।
तो लेकिन सर उसको फी में डिडक्शन मिला, लेकिन उसको सर 18A के लिए सर कंसीडर नहीं कर रहा है। हम्म। तो ऐसा मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सर अलाउ नहीं करते हैं क्या ये लोग? सर ऐसे नहीं कहते कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को नहीं करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को करते हैं। मैं हाँ आपको रूल 24C में ही सारी डिटेल्स लिखी है कि हाँ किनको सर किनको करते हैं। हाँ, आपने रूल वो ट्वेंटी पढ़ा है? फोर में तो लिखा हुआ है सर। हाँ सर, पढ़ा है। क्या लिखा हुआ? उसमें जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिस जो ओन बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा हाँ, है। तो फिर उसको करते हैं बस। ओन बाय प्राइवेट स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस को नहीं सेंट्रल करते हैं गवर्नमेंट। सर। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को नहीं आवाज करते ब्रेक हैं। हो रहा है सर। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यही को नहीं रीजन हो। करते हैं सर। हाँ हाँ सर। सर वही। कहाँ गया? हाँ, दैट द नीचे होगा एप्लीकेंट सर। इज, ये रहा सर। होली और दैट द सब्सटैंशियली फाइनेंस बाय एप्लीकेशन, गवर्नमेंट। हाँ। हाँ, explanation for the purpose of this clause, the term substantially financed shall have the same meaning in the explanation of subsection 1 of section 14 of controller and auditor general's duties power condition of service act 1971 56 of 1971। मीन्स ये सब्सटेंशियली या फुल्ली, या तो ग्रांट इन एड बोलते हैं ना, जिसे कॉलेजेस होती है, जैसे ग्रांट इन एड होती है, जो यस फुल्ली सर। फंडेड नहीं होती है बाय द गवर्नमेंट, बट हाँ, वो फंडेड होती है, ऐसे प्राइवेट नहीं होती है ऐसे। तो सर इसी जैसे मान वजह लो से सर, जो कोई कॉलेज जैसे यूजीसी वगैरह से अप्रूव्ड है, तो वो किस में भी नहीं करेंगे उस केस में? गवर्नमेंट तो नहीं कॉलेज तो करेंगे। कहीं ना कहीं से अप्रूवल तो होगा ही। जी सर, अप्रूवल होगा तब भी उसे फंडेड नहीं माना जाएगा, वो फंडेड नहीं हो, अप्रूव्ड है। फंडेड होना और अप्रूव्ड होना दोनों में आप पता ही है ना सर। हाँ सर, गवर्नमेंट ये फंडेड होना चाहिए, फाइनेंस, मेन रिक्वायरमेंट। फाइनेंस कर रहा होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट उसे फाइनेंस कर रही है वैसा होना चाहिए। यस। तो वो तो उसमें लिखा फाइनेंस हुआ नहीं था करती जैसे, है। हाँ सर, ये जेपी इंस्टीट्यूट का है ना, JIT नोएडा। हम्म। हम्म। उसका एक केस था, तो सर उसमें उसको फी लिख दिया था उसमें कि आपको हम 2CA के अंदर तो हम मान रहे हैं कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, बट हम आपको बट 24C के लिए आप एलिजिबल नहीं है। हाँ, उसने फाइल भी करा, पहले नॉर्मल मोड में 18 किया था, फिर कन्वर्जन करा हम्म। बट कन्वर्जन किया, लेकिन उस बेसिस पे उसकी एग्जामिनेशन नहीं हुई है। नॉर्मल जो हम्म। किया था उसी पे हुई है। हाँ, उसी से और होती है। उस, हाँ, उसमें और सर लिखा ये भी था भी कि एक आप। फैक्ट देखिएगा कि अगर एक हम्म। कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसमें हाँ सर ये। एक्सपेडाइट हो सकता है, मगर कब? जब बाकी के एप्लीकेंट्स नेचुरल पर्सन हो तब। यस सर, यस यस। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई स्टार्टअप और उसके साथ कोई, स्टार्टअप तो छोड़िए, कोई कंपनी है, बड़ी सी कंपनी MNC, और उसके साथ कोई फीमेल कैंडिडेट आ गई, तो तब फिर नहीं वो होगा। एलिजिबल नहीं है एक्सपेडाइटेड के लिए। दे ऑल शुड बी अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन, तभी जाके वो एलिजिबल। अगर आपको फैक्ट पता ना हो तो, मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए बताया, शायद पता ही होगा आपको। नहीं नहीं सर, ये पता तो है मेरे को हम्म। कि फीमेल वाली कंडीशन में सभी के सभी नेचुरल पर्सन होने चाहिए, और एक एप्लीकेंट उसमें लेडी होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। ये तो परफेक्ट। पता नहीं। परफेक्ट। इसमें से डाउट था मेरे को कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो हम्म। देते हैं, फी में बेनिफिट हम्म। दे रहे हैं कि आपको 1600 पे करना सर, है एज ए अब एजुकेशनल। डिफरेंस क्या होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट? वो भी मुझे बहुत, मीन्स ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इतना यस सर। वो पेचीदा मामला है, क्योंकि दोनों मोर और लेस सिमिलर साउंड ही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस लगाओगे सर? वही तो है, तो दोनों सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही, बट यही कि यहाँ पे प्राइवेट प्राइवेट फंडिंग है, वहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग है। नहीं सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट फंडिंग होना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं सर, वो 24C के हाँ, रिस्पेक्ट में लिए। मैं बात कर रहा हाँ, था। उसमें यस। सही है कि सर अगर कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसे 24C मिल सकता है, बट कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसे 24C नहीं मिल सकता हाँ है। सर, मैं दैट इज उसी क्लियर सर। पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था। ऐसे में ओके। इंस्टीट्यूशन है तो सर, दोनों तो इंस्टीट्यूशन ही है, वहाँ भी इंजीनियरिंग हो रही है, यहाँ भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, तो वहाँ कुछ डिफरेंस, मेजर डिफरेंस नहीं है।
मुझे तो सर लग रहा है कि ये क्यों ही ऐसी कंडीशंस रखते हैं, जो पैसा देगा उसको एक्सपेडाइटेड मिलना चाहिए, क्यों इतनी सारी यहाँ ये पे कंडीशंस मेरे को सर लगाते यहाँ हैं। पे भी थोड़ा सा लगा कि यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी देना चाहिए 24C। देना चाहिए सर, देना ही चाहिए। और वैसे भी आप अगर नॉर्मल एग्जामिनेशन भी डालते हैं ना सर, अभी तो इतना जल्दी ये लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्या करके करने के लिए बैठे हैं। आपने अगर आज डाला ना सर एक्सपेडाइटेड, तो आपको तो 6 महीने के अंदर अंदर तो एफईआर का रिप्लाई देना भी आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। मीन्स हियरिंग तक की बातें चला दे रहे हैं अभी तो। अभी मेरी 2 एप्लीकेशंस की हियरिंग अभी हो चुकी है 6 महीने अच्छा। उसके पब्लिकेशन से 6 महीने नहीं हुए, 3 महीने नहीं हुए, 6 तो छोड़ो 3 महीने नहीं हुए, आ गई, सब कुछ आ गया। पता नहीं, ऐसा ही लग रहा है मुझे, ले लो बस लो, ऐसे ही कर रहे हैं। आप बोलो लो। यस सर। वो खुद बंदा, एक बंदा है मुझसे परेशान है कि भाई ये हियरिंग क्यों नहीं आ रही, और एक बंदा बोल रहा है कि सर इतना जल्दी ग्रांट मिल जाएगा, आप तो बोल रहे थे 2 बरस लगेंगे, इतना जल्दी मिल जाएगा। अब वो क्या ही मैं हाँ जस्टिफाई सर। करूं किसी को। मैंने बोला सर यस जो सर है यस। वो है, देखो ये गाइडलाइन है। हाँ, मगर हाँ पब्लिकेशन से 6 महीने तक कुछ नहीं मिलेगा। हियरिंग भले हाँ ही सर। आपकी हो गई हो, वो 6 महीने के बाद ही ग्रांट देगा, उससे पहले कुछ नहीं देगा। हाँ यस सर यस। तो 3 महीने सर, आई एम सरप्राइज्ड। एक एक मैंने तो एक थर्सडे को मैंने एक एप्लीकेशन डाली थी, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन अर्ली पब्लिकेशन के साथ। फ्राइडे को उस नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे उसका पब्लिकेशन हो गया। हाँ सर हो जाता एंड है। एंड सर उसका एग्जामिनेशन 1 महीने में आ गया। एफईआर मैंने फाइल किया, 15 दिन के अंदर अंदर हियरिंग आ गई। वो बंदा मुझे बोल रहा है कि भाई तू टाइमलाइन बता रहा है 2 बरस की मिनिमम, और ये तो हम्म। मैंने तो अभी फाइल किया, 1.5 महीना हुआ है, सब कुछ तो तूने कर लिया। मतलब सर ठीक है, हियरिंग भी नसीब है हो जाएगी, आपका, बट ग्रांट तो आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ग्रांट बाद में ही पब्लिकेशन मिलेगा। में। मगर सर 2 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन फिनिश। हाँ, सारे प्रोसीजर अभी फॉलो हो गए तुरंत। अब उस बंदे को बता रहे हैं हम कि 1 महीने के अंदर अंदर पब्लिकेशन होगा, उससे 6 महीने के अंदर अंदर ग्रांट नहीं मिलेगी। वो बंदा अपने परव्यू में है कि 6 7 8 महीने लगेंगे, अभी तो फाइल हुआ है, बंदे बोल रहा है कि 2 महीने हो गया। क्या करोगे, ले लो, कुछ नहीं भाई करो। हाँ, तो सर इसका कोई एज सच कोई टाइमलाइन या आप उसको छोड़ ही दीजिए कि किसको कितना टाइम ले रहे हैं, वो तो उनको ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता है यहाँ पर। वही, बिल्कुल सर। जी, मिलते हैं सर, जय हिंद, कल वापस। जय हिंद। ओके ओके। सर, तो ये 81 तक आपका पेपर 3 जो है, पेपर 3 का जो पेपर 1 है, एग्जाम 3 का पेपर 1, वहां पर पेटेंट एक्ट है 81 तक। और कल हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन एक्ट को 16 से लेके 26 तक। डिजाइन एक्ट है 26 तक वहां पर। ओके सर। ओके सर, जय हिंद सर, हैव अ नाइस डे। सर, और सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर। अब आ रही है सर आवाज? हेलो। एक मिनट। हाँ सर। हेलो। अब आ रही है सर आवाज? हेलो? हाँ सर, आ रही है, आ रही है सर। हाँ जी, बस बस सर, तो क्या सर, पेपर 3 का बोल रहे थे सर? एग्जाम 3 का, सॉरी। बस सर उतना ही कह रहा था। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। एग्जाम 3 के पेपर 1 में पेटेंट एक्ट 81 सेक्शन तक है एंड डिजाइन एक्ट 26 तक है। तो अब हम कल से डिजाइन एक्ट पे आगे बढ़ेंगे, उसको 26 तक लेके जाएंगे, और फिर आप एलिजिबल हैं ओके सर। पेपर एग्जाम 3 ओके पेपर 1 सर। के ओके। लिए। अभी तक सर आपने पेपर 2 नहीं दिया है ना मुझे, एग्जाम 2 का? ओके। सर आपने पेपर पेपर टू 2 लिखा सर, मैं एग्जाम देता हूँ टू सर का? पेपर 2 कल आपको। आराम से सर, अभी मत नहीं सर, लिखिएगा। अभी नहीं लिखा मैं है। आपको टाइम दूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा सर, उसको लिखने के ओके लिए सर। प्रॉपर टाइम दूंगा। तो आप अभी मत लिखिएगा, आपके पास संडे फ्री अभी। होता है ना सर आपका? हाँ, संडे फ्री, सैटरडे भी है सर इस बार। हाँ, तो सर सैटरडे और संडे को ही आप उसको यानी लीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे ठीक है कल सर। तो डिजाइन एक्ट में। ओके, जय हिंद ओके सर। सर।